आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की विज्ञान की उत्तर पुस्तिका की जो बोर्ड टॉपर्स होते हैं वो अपने विज्ञान की कॉपी में कैसे लिखते हैं, उनको जो 100 में से 100 नंबर मिले। ये जो आप कॉपी देख रहे हैं ये 2018 का जो बोर्ड टॉपर है उसकी कॉपी है और इसको साइंस में 100 में से 100 नंबर मिले थे। आपको मैं इसकी मार्कशीट भी बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से लिखना है ताकि आपको भी अच्छे नंबर प्राप्त हो। ये जो बोर्ड टॉपर हैं इसको 100 में से 100 नंबर मिले थे। इसकी मैं आपको मार्कशीट भी बताऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको 2018 का वो पेपर भी बताऊंगा जिसके आधार पर इसने जो परीक्षा में ये कॉपी लिखी है। और उस पेपर में से अपने जो 2022 का जो पेपर है जो 5 अप्रैल को होने वाला है तो उसके भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हल करेंगे इस वीडियो में। जो आपके अब की बार जो सिलेबस में प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम तक इसी प्रकार के जो वीडियो हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहें। तो आप देख सकते हैं राइटिंग इनकी कितनी शानदार है। इनको 100 में से 100 नंबर तो मिलने ही थे और लिखने का जो तरीका है वो काफ़ी बेहतरीन है। अब ये टॉपर्स हैं इसकी जानकारी आपको इसी से मिल जाएगी कि इनके जो प्रश्न करने का जो तरीका है, इन्होंने जो सारे प्रश्न किए वो सीरियल से कर रखे हैं। यानी कि प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 30 तक जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इस स्टूडेंट ने सीरियल से किए। अब सीरियल से करना इसका मतलब इसकी जो तैयारी है स्टूडेंट की वो काफ़ी अच्छी थी। तभी तो इसने सारे प्रश्न सीरियल से किए, सभी प्रश्न इसको आ रहे थे। और लिखने का जो तरीका है वो बेहतरीन है। आप भी इस कॉपी से सीखें और बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है वो आप इस कॉपी से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये बोर्ड कॉपी आपके सामने देख लेते हैं पूरी। इसकी जो टोटल 22 पेज है और 22 ही पेज पर इन्होंने अच्छी तरीके से लिखा है। पहले पेज से लगाकर लास्ट के पेज तक इन्होंने सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से अटेंड किया है। और लिखने का जो तरीका है वो काफ़ी शानदार है। जहाँ पे चित्र बनाने वो भी काफ़ी शानदार चित्र बनाए। और समीकरण वगैरह ये सारी चीज़ें जो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया वो काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। ये आप चित्र देख सकते हैं, काफ़ी शानदार इन्होंने चित्र भी बना रखा है। ओम का नियम वगैरह हम सारे प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अ, अपने बाकी के साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चित्र बनाने का जो तरीका है वो भी शानदार है, तो आप चित्र भी अच्छे बनाएं ताकि आपको नंबर है जो अच्छे प्राप्त हो। तो ये पूरी कॉपी है, इसमें 30 प्रश्न हैं। और अब हम देखते हैं 2018 का जो साइंस का पेपर था वो किस प्रकार था। फिर हम एक एक प्रश्न को इस वीडियो में हल करके देखते हैं। तो ये जो पेपर है ये आपके 2018 का पेपर है और उस समय जो पेपर आता था वो 80 नंबर का, आज भी 80 नंबर का ही है। लेकिन समय में थोड़ा परिवर्तन है। पहले 3.25 घंटे का आता था, अब ये जो 2 घंटे और 45 मिनट का आता है। प्रश्नों की संख्या में भी काफ़ी कम ज़्यादा इसमें किए गए हैं। पहले प्रश्न जो आते थे वो वन लाइनर अबसदा के रूप में नहीं आते थे। डायरेक्ट बड़े प्रश्न आते थे और वन लाइनर के रूप में ज़रूर आते थे। ये पूरा पेपर है। तो इसमें से हम वो प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं और पहला प्रश्न आपके भी हैं ये, तो इसका उत्तर आपको आते ही होगा। पहला प्रश्न है लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम लिखिए। तो लार ग्रंथि जो होती हैं वो टाइलिन नाम का जो एंजाइम होता है वो स्रावित करती हैं। और दूसरा प्रश्न है सर्वदाता रक्त समूह का नाम लिखिए। तो आपको याद रखना है जो यूनिवर्सल डोनर होता है जो सबको रक्त दे सकता है उसको नाम आपको एक शब्द में याद रहेगा, ओ दाता। आप ओ दाता नाम याद रखना, आपको प्रश्न जो याद रहेगा परीक्षा में भी। और ये आपको शब्द वहाँ पे परीक्षा में भी सुनाई देंगे, ओ दाता यानी कि ओ सर्वदाता होता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा इस प्रकार से याद रखें। तो इन दोनों प्रश्नों को हम देखते हैं कि जो बोर्ड टॉपर से वो इसने किस प्रकार से लिखा है। तो देखो पहला प्रश्न का उत्तर दे रखा है लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम टाइलिन या एमिलेज होता है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इसको इन्वर्टेड कोमा में भी बंद कर रखा है। तो आप भी अपने प्रश्न का उत्तर लिख के इसको थोड़ा सा यहाँ पे अंडरलाइन कर देना ताकि डायरेक्ट पता चल जाए कि इसका उत्तर क्या है। फिर सर्वदाता रक्त समूह का नाम क्या है, तो ओ रक्त समूह इन्होंने इसको भी जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिल गए और ये दोनों प्रश्न आपके 2022 की परीक्षा में भी आ सकते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से याद रखें। फिर अगला प्रश्न ये था, तीसरा प्रश्न आपके काम का नहीं है। चौथा प्रश्न कि 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh में जूल मात्रकों की संख्या कितनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको रट लेना है कि 1 किलोवाट आवर यानी कि जिसको हम व्यापारिक भाषा में अगर बात करें तो 1 यूनिट होता है जिसमें कितने जूल होते हैं। तो 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। ये इसका आंसर है।
तो ये 1 किलोवाट आवर घंटा यानी कि 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल है। तो चौथा प्रश्न हमने देख ही लिया, 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 किलो वाट आवर में जूल मात्रकों की संख्या 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। पांचवा प्रश्न आपके काम का नहीं है, ठीक है। मनाली अभ्यारण्य ये उत्तराखंड में है वैसे तो, लेकिन ये आपके काम का नहीं है। छठा क्वेश्चन आपके एक खरीफ की फसल का नाम लिखे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो खरीफ की फसल देखो वो फसल होती है जो बारिश की ऋतु में बोई जाती है, वो खरीफ की फसल होती है। अब बारिश की ऋतु यानी कि जो जून जुलाई अगस्त में बोई जाती है वो आपके खरीफ की फसल है, यानी कि मक्का, सोयाबीन, ठीक है, मूंगफली, उड़द, मूंग, ये सारी खरीफ की फसल है। चावल भी एक खरीफ की फसल है। तो देखते हैं इन्होंने क्या उत्तर लिखा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, विश्व में जैव विविधता के कुल कितने तप्त स्थल हैं? तो वो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम उसकी कॉपी में ही देखते हैं। तो खरीफ की फसल का नाम लिखा देखो इन्होंने चावल। विश्व में जैव विविधता के कुल 34 तप्त स्थल है। तप्त स्थल को अंग्रेजी में कहते हैं हॉटस्पॉट। तो विश्व में जो पूरे जैव विविधता की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके 34 हॉटस्पॉट हैं। इनमें से 3 अपने जो भारत में है, 2 तो पूरे भारत में और 1 है जो दूसरे देश में भी फैला हुआ है। अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो उसको स्पाइग्नोमेनोमीटर या फिर रक्तचाप मापी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखें। और बाकी 9वां प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, नहीं है ये। माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी ये IgA है, ये आपके काम का नहीं है। फिर अगला प्रश्न है इसमें 11वां प्रश्न देखते हैं हम इसमें। तो प्रश्न देख लेते पहले। प्रश्न संख्या 11 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो ओम का नियम है उससे प्रश्न, जो प्रतिरोध वाला विद्युत वाला पार्ट है वहाँ से लिया गया ये प्रश्न है। तो एक ही पदार्थ व समान लंबाई के विभिन्न चालक तारों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और प्रतिरोध के मध्य ग्राफ खींचना है। तो जो क्षेत्रफल A और जो R हैं, आपको A और R में ग्राफ खींचना है, A और R में क्षेत्रफल और प्रतिरोध में। तो आइए इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। तो देखो जो प्रतिरोध होता है वो जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी कि ये 1/R के समानुपाती होगा। तो 1/R का मान इधर लिखा और यहाँ पर लिखा है R। इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ खींच रखा है। इधर y अक्ष है, ये वाली x अक्ष है। x अक्ष पर 1/R यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 1/, और ये हमारा प्रतिरोध है। जब दोनों में हम ग्राफ खींचेंगे तो वो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। याद रखें ये 1/A है, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। जो जब हमारा क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए इनको 1/A में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 12 आपके काम की नहीं है, पृथ्वी की आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ। फिर इसके बाद में देखते हैं हम प्रश्न संख्या 13, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या 13। ये प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। जीवाश्म किसे कहते हैं? मानव शरीर में पाए जाने वाले 2 अवशेषांगों के नाम लिखिए। देखो जीवाश्म लिखोगे परिभाषा तो इसका आपको 1 नंबर मिलेगा, और 2 अवशेषांगों के नाम लिखोगे तो आपको 2 नंबर ये मिलेंगे। टोटल आपको 3 नंबर मिलेंगे इस प्रश्न में। तो आइए देखते हैं जीवाश्म की परिभाषा और 2 जो अवशेषांग है वो मानव शरीर में कौन कौन से हैं। देखो 13वां प्रश्न का उत्तर क्या है? मृत जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, और प्राचीन समय में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मृत हुए जीवों के शारीरिक अवशेष वर्तमान में पाए जाते हैं, जिनको जीवाश्म कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है, और मानव शरीर में पाए जाने वाले 2 प्रमुख अवशेषांग ये हैं, एक तो है अपेंडिक्स और एक अक्ल दाढ़। ये दोनों अपने जो कृमि रूपी परिशिष्ट का भी कहते हैं इसको, अपेंडिक्स को, और ये अक्ल दाढ़, दोनों ही जो अवशेषांग के रूप में जाने जाते हैं। मानव शरीर में वर्तमान समय में परिशेषिका व अक्ल दाढ़ का कोई उपयोग नहीं होने के कारण ये अवशेषांग कहलाते हैं। फिर अगले प्रश्न है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान 1972 में छोड़ा गया था, पायनियर 10 था ये। तो ये आपके भी शायद नहीं है अपने को, तो ये ध्यान में नहीं रखना है। अगला प्रश्न है, ये सड़क सुरक्षा का है, ये भी काम का नहीं है। प्रश्न संख्या 16, विषाणु जनित 2 रोगों के नाम। तो हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया और फ्लू है। तंबाकू में पाए जाने वाले एल्कलॉइड का नाम क्या है? तो उसको निकोटिन कहते हैं। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप कमेंट करना। तंबाकू में कौन कौन से एल्कलॉइड पाए जाते हैं?
तो एक इसमें से नाम है निकोटीन। तंबाकू का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको कमेंट करना है। फिर 17वां प्रश्न आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न वैसे छपने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में देखो, आपको इनमें एक एक अंतर लिखना है। धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में एक अंतर लिखना है, उसमें अपघटन और विद्युत अपघटन में एक अंतर, संकलन और विस्थापन अभिक्रिया में एक एक अंतर। तो तीनों का ही एक एक अंतर देख लेते हैं हम इसमें। और ये प्रश्न आपके वापस आ जाएगा, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार रखना। तो धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या कहते हैं, क्या होते हैं, वो हम देख लेते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। नाम से ही पता चला, देखो उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया की जो स्थिति उसमें परिवर्तन करना होता है। तो जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है वो धनात्मक होता है, और जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है वो ऋणात्मक होता है। तो ये इनका मुख्य अंतर है। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, उदाहरण दे रखा है इन्होंने 2SO2 + O2, और ये बन जाएगा 3SO2। और ऋणात्मक अभिक्रिया उत्प्रेरक का जो उदाहरण है वो ये नीचे दे रखा है। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया O2 के साथ में कराएंगे तो C2H5OH बनेगा, जिसको हम फास्जीन के नाम से जानते हैं। तो ये इन दोनों के उदाहरण हैं। ऋणात्मक अभिक्रिया यह जो होती हैं, उत्प्रेरक होता है, यह अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। फिर हम देखेंगे इसमें ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन की जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, अपघटन में ऊष्मा प्रयुक्त होती है। जैसे उदाहरण दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो वह कैल्शियम और कार्बोनेट में टूट जाएगा। विद्युत अपघटन में क्या होता है, इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में पदार्थ की द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और वह जो अपघटित हो जाता है, अपघटन में विद्युत प्रयुक्त की जाती है। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि अपघटन में हम ऊष्मा प्रयोग करेंगे तो वह ऊष्मीय अपघटन होगा, अपघटन में हम विद्युत उपयोग करेंगे तो उसको हम विद्युत अपघटन के नाम से जानेंगे। जैसे जल का हम विद्युत अपघटन करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में अपघटित हो जाता है। फिर संकलन और विस्थापन, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं संकलन अभिक्रिया को, और विस्थापन या प्रतिस्थापन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद का निर्माण कराते हैं और नए बंध का निर्माण होता है, उसको हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया में एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापित हो जाते हैं, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जब हम कॉपर सल्फेट को की अभिक्रिया जिंक के साथ में करवाएंगे, यानी कि कॉपर सल्फेट में हम जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो ये कॉपर जिंक से प्रतिस्थापित हो जाता है, तो ये जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग से निकल जाता है। तो ये तीनों के ही जो एक एक अंतर है। ध्युम कृषिका अपने इसमें शायद नहीं है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। ये प्रश्न 19वें का आपको एक फैक्ट याद करना है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे, जिनका देखो इंग्लिश के पेपर में भी आपके एक पैसेज आया था, दूसरा पैसेज, और वो भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर ही था। तो इसका नाम इनका नाम जो है वो आपको विशेष याद रखना है। भारत की जो मिसाइल मैन है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगर आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये जो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। फिर 20वां प्रश्न आपके काम का नहीं है, फिर आपके काम आ जाएगा अपशिष्ट वाला 21वां प्रश्न। तो अपशिष्ट क्या होता है, किसी भी प्रक्रम के अंत में बचने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको उपयोग के बाद में अनुपयोगी समझकर फेंक दिया जाता है, अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे फल हैं, सब्जियों के छिलके हैं, खदानों का मलबा है, रुई पट्टियाँ आदि। अपशिष्ट प्रबंधन के दो तरीके, एक तो भूमि भराव, भूमि में डालकर उसको सही किया जा सकता है, और दूसरा है इसमें भस्मीकरण, यानी कि उसको जलाकर राख करके या भाप या फिर गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये भस्मीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट के लार्वा का नाम क्या है, तो उसको कैटरपिलर होता है। और मधुमक्खी पालन से प्राप्त होने वाले दो उत्पाद मधुमोम और शहद। ये रेशम कीट द्वारा धागा निर्माण की प्रक्रिया है। फिर ये जो प्रश्न है व्युत्क्रम संकरण, ये आपके मेंडल वाले पार्ट्स हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या है प्रश्न। देखो 23वां प्रश्न है, व्युत्क्रम संकरण क्या है। जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी समयुग्मजी जनक से कराया जाता है तो प्राप्त संतति के लक्षण प्रारूप व जीनी प्रारूप का अनुपात समझाइए।
तो देखो यहाँ पे इनका अनुपात समझाना है और व्युत्क्रम संकरण क्या है इसकी परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी है। तो 3 + 1 = 4 नंबर का प्रश्न है ये। तो व्युत्क्रम संकरण वह संकरण है जिसमें प्रथम संकरण के समय ए पादप को नर तथा बी पादप को मादा मान लिया जाता है तथा द्वितीय संकरण में ए पादप को मादा तथा बी पादप को नर मान लिया जाता है। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा, तो उल्टा संकरण करवाते हैं हम इसमें, तो इसलिए इसको हम व्युत्क्रम संक्रमण के नाम से जानते हैं, संकरण के नाम से। जब F1 पीढ़ी का प्रभावित संयुग्मजीव जनक से संकरण कराया जाता है तो ये 100% लंबे प्राप्त होते हैं, जीन प्रारूप 50% संयुग्मजीव पौधे, फिर इनका अनुपात और ये आपको सारा इसमें लिखना होता है। फिर प्रश्न संख्या देखते हैं हम इसमें 24वां। देखो 24वां प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों प्रश्न आपके वापस रिपीट हो सकते हैं कि विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए और विरंजन अभिक्रिया को समझाइए। और दूसरा है जब जिंक की धातु के तनु H2SO4 से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। ये दोनों प्रश्न अभी भी है आपके और अभी भी आपको पूरी तरह से याद करने। तो आइए देखते हैं इनका उत्तर क्या होगा। देखो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहलाता है, CaOCl2। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण या फिर इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका निर्माण बुझे हुए चूने की क्लोरीन से अभिक्रिया करके करवाया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, जब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाई जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड CaOH2 + Cl2। जब इसकी अभिक्रिया करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 और जल का इसमें उत्पन्न होगा। तो इन दोनों को हम विरंजक चूर्ण की जो बनाने की जो प्रक्रिया है उसके रूप में समझ सकते हैं। विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने पर यह क्लोरीन गैस देता है। इसके साथ ही इससे क्लोरीन गैस जल से अभिक्रिया करके नवजात परमाणुीय ऑक्सीजन गैस भी देती हैं। तो ये पूरी समीकरण यहाँ पे बना रखी है। यह ऑक्सीजन ही विरंजन की प्रक्रिया को पूरी करती है तथा ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करती है। जब रंगयुक्त पदार्थ को हम इसमें नवजात परमाणुीय ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो उससे रंगहीन पदार्थ प्राप्त होगा। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसको हम विरंजन की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न था जिंक की विक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाने पर जो नामांकित चित्र बनाना है इसका। तो देखो जिंक की विक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, जो H2SO4 होता है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। आपको पूछे कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कहा जाता है। और फलों का राजा पूछे तो आम को कहा जाता है। दालों का राजा पूछे तो चने को कहा जाता है, दालों का राजा चना होता है और फलों का राजा आम होता है और अम्लों का राजा H2SO4 होता है। ये जो चित्र है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाने पर यहाँ पर एक गैस निकलेगी, वह गैस हाइड्रोजन गैस होती है। जब इसके ऊपर हम जलती हुई तीली ले जाएंगे तो यहाँ पे फट की ध्वनि निकलेगी जो कि हाइड्रोजन गैस की निशानी के रूप में हम जान सकते हैं। तो ये जो H2SO4 की जिंक के साथ में अभिक्रिया है वहाँ पे आपको देखना है। ये जो 25वां प्रश्न है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम का प्रयोग करते हुए एक प्रेक्षक निम्नानुसार 2 प्रेक्षण प्राप्त करता है। प्रत्येक प्रेक्षण के लिए चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है और फिर आपको 25 ओम का नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें 15 मिनट तक विद्युत प्रवाहित की जाती है। उत्पन्न उष्मा का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इसमें ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ देखते हैं और प्रत्येक प्रेक्षण के लिए प्रतिरोध का मान भी ज्ञात करते हैं। देखो पहला जो आई है वो तो 0.50 एम्पियर है और वोल्ट कितना है, 2 वोल्ट है। ओम का नियम क्या होता है, V = IR होता है, V = IR। तो R ज्ञात करना है तो V/I हो जाएगा ये, तो R = V/I। V का मान देखो 2 वोल्ट है और धारा का मान है जिसमें 0.50 एम्पियर है। तो जब इसको हम हल करेंगे 2/0.50 को, इसका उत्तर 4 ओम आएगा। देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लगेगा, 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 20 में 5 का भाग 4 बार जाएगा। तो प्रतिरोध का मान कितना ओम हुआ, 4 ओम। इसी प्रकार से हम दूसरा मान ज्ञात करेंगे। विद्युत धारा दे रखी है 0.75 एम्पियर और विभव दे रखा है 3 वोल्ट। R ज्ञात करना है तो R बराबर होगा
v/i। v का मान देखो 3 है और i का मान 0.75 है। जब 3/0.75 को हम हल करेंगे, दशमलव इसका हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा ये 300 और इसका मान भी 4 ओम के बराबर आ जाएगा। फिर दूसरा दे रखा है इसमें R बराबर 25 ओम। दूसरा सवाल है इसमें वो शक्ति ज्ञात करने का। R बराबर 25 ओम, V बराबर 12 वोल्ट, T बराबर 15 मिनट। तो जो उष्मा है वो कितनी होगी, तो उष्मा जो है वो H बराबर I² RT के बराबर होती है। I² RT। देखो I का मान यहाँ पे दे रखा है और R का मान भी दे रखा है और T का मान भी यहाँ पे दे रखा है। तो ये हो जाएगा RI² और इन सब का मान लिखेंगे V² RT। I² यहाँ पे V² RT। तो V का मान हम लिखेंगे इसमें 12 वोल्ट और T दे रखा है यहाँ पे 15। इनका मान लिखेंगे और इनको हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 86.4 जूल। फिर अगला सवाल अपना इसमें वो गतिज ऊर्जा का सवाल है, इसमें वो भी देख लेते हैं। 21वें का पहला सवाल है, 40 किलोग्राम की वस्तु पर एक बल लगाने पर इसका वेग 1 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़कर 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। और एक K बराबर 4 × 10³ न्यूटन प्रति मीटर स्प्रिंग नियतांक की एक स्प्रिंग को 2 सेमी संपीड़ित करने में स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। दोनों सवाल को हम हल करते हैं। पहला सवाल देखते हैं पहले। 40 किलोग्राम की एक वस्तु पर बल लगाने पर इसका वेग 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसमें हमें ज्ञात करना है बल द्वारा किया गया कार्य। तो इसमें प्रारंभिक द्रव्यमान द्रव्यमान दे रखा है 40 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग 1 मीटर प्रति सेकंड और द्वितीयक जो अंतिम वेग है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है और कार्य हमें ज्ञात करना है। गतिज ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, 1/2 mv²। तो पहला प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग 1/2 इंटू m का मान 40 और अंतिम वेग है इसमें 2 मीटर और प्रारंभिक वेग है 1 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 - 1 इंटू 40 इंटू 1/2। 2 के पार से 40 20 बार कटेंगे, 4 में से 1 गया तो ये 3 बचेगा, 20 से कितने हो गए यहाँ पे 60 जूल। तो किया गया कार्य 60 जूल के बराबर है। दूसरा वो स्प्रिंग नियतांक वाला है, तो वो दे रखा है 4 × 10³ न्यूटन प्रति मीटर और विस्थापन दे रखा है 2 सेंटीमीटर यानी कि 0.02 मीटर। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो स्थितिज ऊर्जा के सूत्र द्वारा कार्य 1/2 kx²। 1/2 सूत्र का k का मान दे ही रखा है 4 × 10³ और x² ये विस्थापन कितना हो जाएगा, ये x बराबर 0.02 का होल स्क्वायर। तो 0.02 का होल स्क्वायर करेंगे, ये 0.004 ये वाले इसका उत्तर हो जाएगा। और फिर इनको हम गुणा करेंगे इससे तो 0.8 जूल के बराबर आएगा इसमें। 19वां प्रश्न है, जैव विविधता किसे कहते हैं, स्वस्थानीय और बहिस्थानीय संरक्षण को समझाइए। तो हम इसमें देखेंगे केवल जैव विविधता किसे कहते हैं। तो एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवंशिक इकाई जीन के कारण पाई जाने वाली विविधता व विभिन्नता आनुवंशिक विविधता कहलाती है। फिर हम देखते हैं इसमें अगले प्रश्न की ओर, भाग संख्या 10 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला प्रश्न है, श्वसन किसे कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करें। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र भी आप तैयार कर लें और श्वसन की प्रक्रिया को समझाइए। तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करें। फिर हम देखते हैं इसके अथवा वाला प्रश्न जो कि इस स्टूडेंट ने कर रखे हैं। मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं, नाम लिखिए। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। और तीसरा प्रश्न इसमें मानव प्रजनन की 2 अवस्थाओं को समझाइए। तो ये प्रश्न कर रखा है, तो ये प्रश्न हम इसमें देख लेते हैं। तो मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा, तो वो होता है अंडाशय। तो ये मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। और मानव की प्रजनन की 2 अवस्थाएं ये स कर रखा है यहाँ पे। तो एक तो ये होता है युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या होता है, जनन कोशिकाओं से अगुणित युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। मानव नर द्वारा इस विधि द्वारा अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसे शुक्र जनन कहते हैं। और मादा में अंडाणुओं का निर्माण होता है, इसे अंड जनन कहते हैं। फिर दूसरी प्रक्रिया इसमें निषेचन की। तो नर जनन युग्मक
शुक्राणु कहलाता है और मादा जनन युग्मक अंडाणु कहलाता है। नर व मादा युग्मकों का परस्पर संलयन निषेचन कहलाता है। इसके निषेचन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, बाद में वह भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र है और सभी ये जो नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आपको भी हर चित्र का नामांकित चित्र का मतलब ये होता है कि उसके जो भाग हैं, नाम है, वो वहाँ पे लिखने हैं। तो देखो इस कैंडिडेट को पूरे में से पूरे नंबर मिले, ये पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, ये 5 नंबर का प्रश्न था, तो इसको 5 में से 5 नंबर यहाँ पे मिले हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर दे रखे हैं। फिर अगला प्रश्न आपके काम का नहीं है, ये 29वां। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर, जो कि आपके प्रकाश वाले पार्ट से। इसमें आपके ये एक प्रश्न काम का है, किन्हीं 2 उपधातुओं के नाम लिखे, तो इनका नाम आप याद कर लें, 2 उपधातुओं के नाम, बाकी ये आपके काम के नहीं है। फिर अंतिम प्रश्न है आज की इस वीडियो का और बोर्ड के पेपर का भी आपका अंतिम प्रश्न है। सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य दिखाई देता है, कारण स्पष्ट कीजिए। आपने भी देखा होगा सूर्योदय से पहले ही लाल लाल रंग का सूर्य दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद में भी आपको लाल रंग का सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण बताना है। और श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, इसको समझाना है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं। एक अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनना, किरण चित्र बनाना है, जबकि बिंब अनंत से और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। चारों सवाल करते हैं और ये आपके सवाल नंबर अंतिम में 5वां प्रश्न है, 5 नंबर का है। 30वां प्रश्न है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपको सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी आपको सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण होता है पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत पाई जाती है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर की ओर जाते हैं, वायु की परत विरल हो जाती है और प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तब वह विलंब की ओर झुक जाता है। इस कारण क्षैतिज से नीचे होते हुए भी सूर्य का प्रकाश प्रेक्षक तक पहुंच जाता है और सूर्यास्त के बाद भी ऐसे ही होता है, सूर्य का प्रकाश क्षैतिज से नीचे होने के पर भी वह अपवर्तन के कारण प्रेक्षक को दिखाई देता है। तो इस प्रकार अपवर्तन की घटना के ये जो है वो अपवर्तन की घटना के कारण होता है। तो ये अपवर्तन की घटना है जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपको सूर्य दिखाई देता है। दूसरा है वर्ण विक्षेपण। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं और जिनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्रकाश के स्पेक्ट्रम में विक्षेपित होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाले सप्त वर्ण प्रतिरूप को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम में 7 रंग विद्यमान होते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये यहाँ पे जो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है वो यहाँ पे बता रखा है प्रिज्म से। तो ये आपको भी इसी प्रकार से चित्र बनाकर सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने और काफ़ी साफ स्वच्छ प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है क्रांति कोण कहलाता है। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट अपवर्तित हो जाती हैं, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं और ये पूरा यहाँ पे समझा रखा है। फिर वो अवतल लेंस का दे रखा है यहाँ पे। देखो अवतल लेंस बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। यहाँ पे हमें किरण चित्र बनाना है जब प्रतिबिंब अनंत और ध्रुव के बीच में हो। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और लेंस के पीछे और बिंब से बहुत ही छोटा, F और F1 के बीच में। ये सभी प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से दे रखे हैं, आपको भी कोशिश यही करनी है। अब हम देखेंगे इस कैंडिडेट के कितने नंबर आए। ये जो 2018 का टॉपर है इसको कितने मार्क्स मिले, तो इसके हम अभी मार्कशीट देखने वाले हैं। आपको भी इसी प्रकार से सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं ताकि आपको जो 100 में से 100 नंबर मिल सके। तो इस कैंडिडेट को 100 में से 100 नंबर मिले, आपको विश्वास नहीं होगा तो आपको मैं इसकी कॉपी बताता हूँ, आप वहाँ जो इसकी कॉपी ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं इस कैंडिडेट की जो कॉपी है उसमें 100 में से 100 नंबर मिले होंगे, तभी इसके जो रिजल्ट है उसमें 100 में से 100 नंबर आए हैं। तो ये वो कॉपी है जिनके जो 100 में से 100 नंबर मिले। आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पे नाम, टॉपर्स का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे सबके नंबर दे रखे हैं। इसके इंग्लिश में 99 है और साइंस में आप यहाँ पे देखें 80 में से 80 और 20 में से 20। टोटल यहाँ पे जो 100 में से 100 नंबर
दिए गए हैं। ये साइंस का कॉलम आप देख सकते हैं। 80 और 20 कितने होते हैं और टोटल 100 में से 100। तो आपके भी जो इस प्रकार से 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं अगर आप भी अच्छी तैयारी करके इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखें, अच्छे अच्छे डायग्राम बनाएं, जो प्रश्न पूछे उसी का जवाब दें, तो आपके जो अच्छे मार्क्स इसमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये 2018 की जो बोर्ड टॉपर है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेंस एग्जाम है, तो ये सारे यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। तो इस प्रकार से आप भी इसके जो परसेंटेज बने थे आप देख सकते हैं यहाँ पे, परसेंटेज इसके यहाँ पे है 98.83। ये इसके परसेंटेज है। नंबर आए थे इसके 593, यानी कि 600 में से 593 ये इसके मार्क्स आए थे और इसके 98.83% बने थे। ये जो बोर्ड टॉपर है 2018, इसकी हमने एक कॉपी देखी। आप भी इस कॉपी से कुछ अच्छा सीखें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको और भी बेहतरीन वीडियो यहाँ पे मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल मिली होगी इस वीडियो से। आगे भी इसी प्रकार के मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक अपने बाकी साथियों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले कि साइंस में भी आपके 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। और बोर्ड टॉपर किस प्रकार लिखते हैं वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आशा करता हूँ मिली होगी। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है, आपके भी 100 में से 100 नंबर आएंगे। आपको ऑल द बेस्ट, अच्छी तैयारी करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।